हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पेट 2 सीरीज, जिसका प्रैक्टिस सेट 10 हम आज सॉल्व करेंगे, जिसमें जीएस के 50 प्रश्न होंगे। जिसमें 30 प्रश्न हमारे होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस से, और 10 प्रश्न होंगे करंट अफेयर तथा 10 प्रश्न होंगे स्टैटिक जीके के। 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आपको सूची 2 दिया है, उसको सम्मिलित करना है। यहाँ पे दिया है, देखिए ए में दिया है भारत शासन अधिनियम, इसके सामने दिया 1935, यानी कि दिया गया है ये ट्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना। ये बताना है कि कब कब आए थे, इनका सन जो है इनके साथ इनको मिलाना है। तो आइए एक एक करके मिलाते हैं। पहला हमारा दिया है भारत शासन अधिनियम, तो ये हमारा 1935 में आया था, यानी एक का ये एक हो जाएगा। उसके बाद है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये आपका 1942 में आया था, तो ये 4 पे चला जाएगा। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आपका आया था 1940 में, और उसके बाद दिया है बेबल योजना। बेबल योजना 1945 में आया था। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1945, और उसके बाद है बेबल योजना, ये 1945 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? यानी इसका मतलब ये है कि एक वर्ष के अंदर स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। ऑप्शन दिया है दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या गोलमेज सम्मेलन के समय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन कब आता है? तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को आता है असहयोग आंदोलन, जिसके बाद ही जिसके आने के 1 वर्ष के अंदर ही महात्मा गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है कि जब रॉलेट एक्ट आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए ऑप्शन दिया है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड वेवेल। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वेवेल एक्ट कब आया था। तो ये 1919 में आया था, 1919 में आया था वेवेल एक्ट। और देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आपको बताना है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आया था आपका 1942 में, सन 1942 में। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में आया, ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बारदौली सत्याग्रह, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह 1928 में। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन डी दिया है, देख लीजिए, खेड़ा सत्याग्रह। ये सत्याग्रह स्टार्ट होता है 1918 में, ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? आपको बताना है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी। जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स ग्रांट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा घटनाक्रम हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब इसका सन आपको पता होगा। तो देखिए आइए हम एक एक करके बताते हैं। पर सबसे पहले देखिए खानवा का युद्ध हुआ था, ये 1527 में हुआ था। ये याद रखिएगा कि ये खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में, तो ये सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद आपका चौसा का युद्ध होता है 1539 में, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा चौसा का युद्ध 1539 में। तीसरे नंबर पर आपका कन्नौज का युद्ध होगा, ये 1540 में होता है, 1 वर्ष बाद। और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा तालीकोटा का युद्ध, ये होता है आपका 1565 में।
इस तरह से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 4 3 4 2 1 3, इस तरह से हमारा सही होगा क्या, 4 2 1 3, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। आपको पता है कृष्णदेव राय के दरबार में किसको कहा जाता था, 8 मंत्री को, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता को। तो देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि को कहा जाता था। ये 8 तेलुगु कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। आपको बताना है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन है अमोघवर्ष प्रथम, दंतीदुर्ग, ध्रुव, कृष्ण प्रथम। तो आपको बताना है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें देखिए सूची दिया है, इसको मिलान करना है। एक तरफ आपको व्यक्तियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनको किस और नाम से जाना जाता था, तो इस तरह से आपको मिलान करना है। चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता था, तो इनको सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को एक और नाम से अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। इस तरह से हमारा ये सही जवाब होगा, ऑप्शन दिया है ये मिलान करने के लिए। 10वां प्रश्न हमारा है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सभी प्रश्न हम चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस कराएं हिस्ट्री का, सभी प्रश्न हमारे सामने आए हुए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को, जा करके पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, काठमांडू किसकी राजधानी है। आपको बताना है काठमांडू किस देश की राजधानी है। नेपाल, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो है सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। अरब का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या थार का मरुस्थल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आटाकामा मरुस्थल। ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क जो क्षेत्रफल है आटाकामा मरुस्थल, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये चिली देश में पड़ता है, चिली में। और चिली कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है आपका, तो ये दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका। याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका का एक देश है चिली, वहाँ पे पड़ता है आपका आटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, वो उड़ीसा में। दूसरे नंबर पे आपका झारखंड में होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, केरल। तो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, असम में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच है, एक प्रभावी सीमा है। तो ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका और भूटान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा LAC जो है ये भारत और चीन के बीच है। भारत के लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है LAC। अगला प्रश्न हमारा है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। हथकरघा क्षेत्र के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हथकरघा क्षेत्र के विकास से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। ऑप्शन दिया है जीडीपी का 2.8%, जीडीपी का 3.3%, जीडीपी का 2.0% या जीडीपी का 3.0%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी का 2.8%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि जो पैन कार्ड है इसका प्रयोग हम किस उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है पते का प्रमाण, यानी आपको पता बताने के लिए, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण। तो देखिए ये जो पैन कार्ड है इसका हम जन्मतिथि के प्रमाण के लिए यूज कर सकते हैं। पंजीकृत करदाता का प्रमाण ये करदाता के लिए ही होता है ये।
और पहचान का प्रमाण, इसे हम पहचान पत्र के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पते के रूप में नहीं यूज कर सकते, मतलब इससे पता बताने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि पैन कार्ड जो होता है उस पर आपका एड्रेस नहीं लिखा होता, इसलिए हम पते के प्रमाण के रूप में इसको यूज नहीं कर सकते। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी। आपको बताना है कि NDC की जो है गठन कब हुआ था, 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952 या 16 अगस्त 1952। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को NDC की स्थापना होती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैराल्ड डोमर मॉडल, PC महालनोबिस मॉडल, दादाभाई नौरोजी मॉडल, उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर डी JL नेहरू मॉडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैराल्ड डोमर मॉडल थी और दूसरी महालनोबिस मॉडल थी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। आपको बताना है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। अच्छा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये भी हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है, यानी जब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होगा तो उसको किसको अपना त्याग पत्र देंगे, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है जीवी मावलकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M अनंत सैनम अयंगर, डॉक्टर BP चेरियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M अनंत सैनम अयंगर। ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, और अभी हमने बताया जो क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो जीवी मावलकर थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, 352, 148, 156 या अनुच्छेद 280। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 148। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अगला प्रश्न हमारा है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपको बताना है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है। अगला प्रश्न हमारा है, वायुदाब को मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी वायुदाब को किस यंत्र से मापते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। तो वायुदाब किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसीटोन, एसिटिक, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, और सिरका का फार्मूला होता है आपका CH3COOH, याद रखिएगा, CH3COOH होता है सिरके का जो है फार्मूला, और इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न हमारा है, ये मिलान करना है, रूपांतरित तना दिया है और उदाहरण दिया है, तो इसका आपको मिलान करना है। प्रकंद का उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। प्रकंद का उदाहरण होता है अदरक, बल्ब का उदाहरण है प्याज, और कंद का उदाहरण है आलू। तो इस तरह से हमारा मिलान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, DPT का टीका, DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। आपको बताना है कि DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए दिया है प्रति विषाणुक टीका, प्रति प्रोटोजोअन टीका, प्रति रिकेट्सिक टीका, एक संयुक्त टीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संयुक्त टीका है DPT। अच्छा, ये DPT किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए हम ही बता देते हैं। DPT टीका जो होता है ये डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस के बचाव के लिए नवजात शिशु को लगाया जाता है। ये याद रखिएगा, किस किस बीमारी के लिए, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनस। अब यहाँ तक हमारा ये GS का पार्ट ख़त्म होता है। अब हमारा स्टार्ट होगा करंट अफेयर। 10 प्रश्न हमारे होंगे, 51 से 60 तक करंट अफेयर,
और 61 से 70 तक होगा स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? आपको बताना है कि किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा है? आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ जो इक्वलिटी है ये किस संत की प्रतिमा लगाई गई है। संत त्यागराज, संत अल्लामा प्रभु, संत श्री रामानुजाचार्य, संत माधवाचार्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत श्री रामानुजाचार्य। देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा लगाई गई है, इसी से संबंधित एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे याद रखिएगा ये केवड़िया गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पे। और यहाँ पे किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई है। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर या हरियाणा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पे है? तो हरियाणा है। अगला प्रश्न हमारा है, मार्च 2022 में जारी टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामले में प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आपको बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई टीबी के मामले में? 12%, 18%, 19% या 21%? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन दिया है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर बीके अग्रवाल या प्रोफेसर टी राजा कुमार। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना कौन सी योजना है? स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि आवंटन किया है? 225 करोड़, 290 करोड़, 340 करोड़ या 365 करोड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 365 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का नाम क्या है? ये भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं जो स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जीत हासिल की हैं। आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन दिया है हेरिनी लोगन, अंजुम शर्मा, देविकी मूसल, रिया पिल्लई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिनी लोगन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न हमारा है, मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? लखनऊ, आगरा, नोएडा, नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया? आपको बताना है कि भारत के किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है? राखीगढ़ी, रंगपुर, रोपड़ या धौलावीरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। और धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। आपको याद रखना है कि ये गुजरात में है।
राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है और 61 से 70 तक स्टैटिक जीके है। तो आइए स्टैटिक जीके देखते हैं। 61 नंबर का प्रश्न हमारा दिया है, नॉर्वे की राजधानी क्या है। आपको बताना है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। ब्यूनस आयर्स, रोम, ओटावा, ओस्लो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया है ब्यूनस आयर्स। आपको बताना है कि ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है। तो ये ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। रोम आपको पता होगा कि इटली की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। आपको बताना है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बांसुरी, सितार, वायलिन या संतूर। तो पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है। आपको बताना है कि जो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय है वो किस जगह पे या कहाँ पे स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। तो इस तरह से पूरा वाक्य हमारा बनेगा, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन बाराहमिरी ने किया है। किस पुस्तक का लेखन बाराहमिरी ने किया है, ये आपको बताना है। ऋतु संहार, बृहद संहिता, कुमार संभव, शकुंतला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, कुमार संभव। कालिदास ने लिखा है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। कोपेनहेगन, कैनबरा, एथेंस, हेलसिंकी। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। अब देखिए कोपेनहेगन दिया है, कोपेनहेगन आपका डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की, याद रखिएगा। एथेंस आपकी यूनान की राजधानी है और हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, तमिलनाडु की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की संख्या कितनी। मतलब राज्यसभा, तमिलनाडु में राज्यसभा कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। 12, 16, 18 या 31। तो तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 सीटें हैं, 12 सीटें कर्नाटक में हैं, 16 सीटें पश्चिम बंगाल या बिहार में हैं, दोनों में है, पश्चिम बंगाल और बिहार में दोनों में 16 सीटें हैं, 31 यूपी की हैं। यूपी की कितनी है राज्यसभा की सीटें, 31। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की। 25 अप्रैल, 26 दिसंबर, 18 मई, 9 जनवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, तो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। बताना है आपको कि पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। शशि थरूर, रंजीत राय, चेतन भगत, सलमान रुश्दी। तो पुस्तक जो है 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चेतन भगत। अगला प्रश्न हमारा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपसे पूछ रहा है 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता। नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, स्टेफानोस सिसिपास या राफेल नडाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन इन दोनों का खिताब किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता है। लेकिन अभी हाल ही में हुआ विंबलडन ओपन, तो उसका खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, याद रखिएगा। जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। आपको बताना है कि जून 2022 में कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। बर्लिन, रोम, न्यूयॉर्क या जिनेवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिनेवा। इस तरह से हमारे टोटल 50 प्रश्न जीएस के कंप्लीट होते हैं। ये पेट प्रैक्टिस सेट जो है घटना चक्र का टो सीरीज पूरा टोटल कंप्लीट हो जाता है। 10 प्रैक्टिस सेट थे, 10 हमने कराया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।